जय हिंद फैमिली। मैं आपका मेंटर निशांत और आप देख रहे हैं बायोसूत्र। आज हम लोग आ गए हैं रिप्रोडक्शन के सबसे लास्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो इतना ही पढ़ा है कि भाई जो रिप्रोडक्शन होता है वो पौधे में कैसा होता है, ह्यूमन में कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कई प्रकार का होता है, क्यों होता है, ये सब हम लोग पढ़ लिया है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो सिंपल सा बात है कि अगर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही से काम कर रहा हो, उसमें उसमें किसी प्रकार का रोग ना हो, प्रेगनेंसी सही से हो जाए, चाइल्ड बर्थ सही से हो जाए, मेंस्ट्रुएशन सही से चल रहा हो पर मंथ, उसके साथ साथ आपको बर्थ कंट्रोल के बारे में भी पता होना चाहिए। और ये सब के साथ साथ जब तक आपका माइंड सही नहीं हो, जब तक आपका इमोशन सही नहीं हो, तब तक कोई काम चलेगा। तो भावनात्मक रूप से भी आप स्वस्थ होने चाहिए। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। सिर्फ क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। हेल्थ का मतलब होता है क्या कि हम हर तरह से हेल्दी रहें। नीचे हम नोट में लिख के लाए हैं, नोट में देख लीजिए। नोट है कि स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता। हम अगर स्वस्थ कहते हैं सिर्फ ये नहीं होता कि हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रेगनेंसी सही से हो जाए, चाइल्ड बर्थ सही से हो जाए, ये नहीं है। जिसकी वजह नहीं, उसका मतलब होता है कि आप अगर मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहें, आपका आप सही सोच पा रहे हैं, आप खुश रह सकते हैं, सामाजिक तौर पे आप सही से हैं, समाज अगर लोग सही से हैं तो हम कह सकते हैं, भावनात्मक जो आपको बताए हैं इमोशन, ये सब अगर सही है तो आप एक स्वस्थ कहलाने के लायक हैं। अगर इसमें से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप स्वस्थ नहीं है। सिर्फ बॉडी देख के आप किसी नहीं कर सकते हैं कि भाई वो स्वस्थ है कि स्वस्थ नहीं है। जैसे कि कोई बॉडी बिल्डर है, कोई एथलीट है जो कि अच्छा बॉडी है, सही से खाना पीना है, देखने में सही लगता है, पर अगर आप सही से देखिएगा तो क्या होगा? उसका रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी खराब होगा। हो सके तो, हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, पर अक्सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, मानसिक तनाव हो जाता है, सामाजिक तनाव भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। बस एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ खराब होने की वजह से हम ये तीनों से ही खराब हो जाएंगे। अब ये क्या है, कैसे है, तो विस्तार की बातें हैं। हम तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, तो बात समझ लीजिए। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो 4 चैप्टर है प्रोडक्शन के, उसमें से इसका हम लोग गिनती में नहीं रखेंगे कि भाई इसके क्वेश्चन आता है। इससे मात्र 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, जो अभी हम लास्ट में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है, क्या क्या कार्य विधि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, कि हम कैसे जनन स्वस्थ मतलब स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। किस मामले में? जनन काल में, रिप्रोडक्शन के मामले में स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इसमें कुछ कार्यक्रम है। चलिए अब देखते हैं इसका मेथड इट मीन कौन सकते हैं कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाई गई है, या हम भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। तो देखिए, इनमें से सबसे जो पहला हमारा कार्यक्रम चला था उसको हम शॉर्ट में कहते हैं RCH। इसका फुल फॉर्म होता है हमारा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें सरकार क्या करता यही है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो भी गर्भवती महिला है, उन्हें क्या होता है? देखभाल किया जाता है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि फ्री में इलाज हो जाता है, घर में आके चेकअप होता है, उसमें ध्यान देना होता है, चार्ज सेट मिलता है। मतलब इस सरकार द्वारा जो गर्भवती महिला का देखभाल होता है वो यही RCH के अंतर्गत आता है। साथ में निःशुल्क प्रसव, जो प्रेगनेंसी होता है, मतलब कि जो क्या होते हैं डिलीवरी होता है, तो वो कहाँ होता है? फ्री में होता है, सरकारी हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल सरकारी होगा ना, तो सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है? निःशुल्क प्रसव की जो प्रावधान है वो दिया गया सरकार द्वारा। और शिशु के लिए टीकाकरण, फैमिली प्लानिंग कर ले, इसी को देखते हुए सरकार कुछ नियम चलाए, कुछ नारे चलाए, जिसमें से पहला नारा है छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार। क्या अगला है? हम दो हमारे दो, मतलब कि पति पत्नी और 2 बच्चे, एकदम सुखी है भाई, कमा रहा है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा है, सही से खाना पीना हो जा रहा है, सेविंग हो जा रहा है, उसका भविष्य तय हो जा रहा है सही से, तो अच्छी बात है ना। तो छोटा परिवार सुखी परिवार ये सरकार का कहना था। तो फैमिली नियोजन के तहत, मतलब फैमिली प्लानिंग के तहत किया गया। लास्ट में सेक्सुअल एजुकेशन, सरकार इस पर ध्यान दी, बीते कुछ सालों में और ध्यान दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्राउंड पे अभी भी कुछ दिक्कतें हैं,
कुछ प्रॉब्लम है जो देखा जा सकता है। जब हम कर रहे हैं उसको कहते हैं सेक्स एजुकेशन। जो हम कर रहे हैं ना सेक्स एजुकेशन, इस पर ध्यान दिया गया, क्योंकि हम तो जानेंगे ही नहीं तो समाधान कैसे होगा। सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमें थी, जिसमें पहला हमारा आरसीएच था, जिसमें गर्भवती महिलाओं का देखभाल किया जाता था। जो प्रसव होते हैं, जो डिलीवरी होता है वो फ्री किया जाता था। शिशु में टीकाकरण होता था, जो शिशु थे बच्चे उनमें टीकाकरण होता है फ्री में। गाँव का ना पोलियो का ड्रॉप आप सुने होंगे, पोलियो और होता है ना कि गांव गांव में घूम के पिलाया जाता है। उसके बाद कुछ प्लानिंग किया गया था, फैमिली प्लानिंग, जिसमें कुछ नारा दिया गया था कि आप लोग सतर्क हो जाइए, आप लोग बात को समझिए। ये सारी सारी चीजें जिसमें कि एक छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ऐसी नारायण से शुरू किया गया था कि भाई कम किया जाए, संख्या कम किया जाए। अगला हमारा सेक्स एजुकेशन, जो कि हमें सिंपली इसी बारे में बताने के लिए है, जिस पर जोर देता है सरकार। चलिए अब देखिए, फैमिली प्लानिंग में काफी चीजें हैं, जो कुछ मेथड है, कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए फैमिली प्लानिंग होता कथी है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकने का जो कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, उसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग या कॉन्ट्रैक्शन। अगर देखिए इसमें क्या है, पहला मेथड है नेचुरल मेथड, कि अगर आपको जनसंख्या कम करना है, आपको फैमिली प्लानिंग करना है, फैमिली को सुखी समृद्ध करना है, इस नारे को फॉलो करना है, सरकार की बात को मानना है, जो पहला मेथड है वो है नेचुरल मेथड। ठीक है, इसमें दो आते हैं काम। पहला है हमारा सेफ पीरियड मेथड, मतलब कि सेफ पीरियड कैसे होगा, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में कि जब ओवरी से ओवम बनते हैं, वहां से निकल के आते हैं फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में 24 आवर होते हैं, फिर 24 आवर के बाद वो खराब होते हैं, और फिर से वो प्रोसेस फिर से वो रिपीट होता है। तो आप ध्यान दीजिए, बीच में जब ओवम जो बनता है जिस समय, वहां पे क्या होता है कि कुछ समय के लिए वहां पे वो रहता है, अब पता नहीं है कब रहेगा। तो अगर हम ओवम के पास स्पर्म को जाने ही ना दें, पहले ही रोक दें, या फिर किसी तरह उसको रोक सकें, तो इससे हम लोग कह दें कि भाई इससे प्रेगनेंसी नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है, सेफ पीरियड माना जाता है। देखिए जैसे मान लीजिए किसी का 28 दिन का पीरियड होता है, तो 10वें दिन से या 12वें दिन से लेकर 17वें दिन तक, जो ये 4 या 5 दिन का जो बीच में पीरियड बच रहा है, इसको अगर हम लोग स्किप कर दें, जब ओवम का मैच्योर का जब डेट आता है, जब टाइम आता है, तो उसको स्किप कर दे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और इसी मेथड को, ये बीच के टाइम को स्किप कर देना ही क्या कहलाता है, सेफ पीरियड मेथड कहलाता है। अगला है विड्रॉल मेथड। अब जब इंटरमेसी हो उस समय हम लोग क्या करें, स्पर्म को जाने ही ना दें, हम उसको बाहर ही छोड़ दें, तभी हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी रोक सकते हैं। तो ये नेचुरल है, इसमें ना कोई साइड इफेक्ट होगा, ना इसमें कुछ बड़ा मशीनरी चाहिए, हाईटेक दिमाग चाहिए, नहीं, एकदम नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये आप कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। इसमें एक हम लोगों के पास एडवांटेज है, क्या है, नोट में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि डिलीवरी के बाद 6 महीने तक ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन मतलब होता है अंड बनने की प्रक्रिया। हम पहले क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ओव्यूलेशन, अंड बनने की प्रक्रिया। तो डिलीवरी के बाद जब डिलीवरी होता है, जब प्रसव होता है, उसके बाद 6 महीने तक, कब तक, 6 महीने तक ओव्यूलेशन नहीं होता है, अंड नहीं बनता है। तो ये सेफ पीरियड है, ये एकदम सेफ पीरियड है। ठीक है, अब ये क्या है, तो देखिए जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसकी मात्रा अधिक बढ़ने से एस्ट्रोजन थोड़ा कम होता है, और जब एस्ट्रोजन कम होगा तो हमारा क्या होगा, ओवम नहीं बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला है हमारा बैरियर मेथड। हम रोक लगा दें, स्पर्म और ओवम के बीच में रोक लगा दें, बैरियर लगा दें, रुकावट लगा दें, तब जाके हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। जैसे कि कॉन्डोम। कॉन्डोम आप नाम सुने होंगे, जानते होंगे, और दुख की बात यह है कि इसको
वो लोग सुनने जाते हैं, इसको सुनना नहीं चाहते हैं किसी के सामने, एकदम छुपा के, पता नहीं क्या है। देखिए, कॉन्डम एक प्रकार की थैली होती है, थैली कह सकते हैं, बैग जैसा कह सकते हैं, आप लोग देखा होगा। तो यहाँ पे फोटो लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। देखिए वो क्या होता है, जब पेनिस पे उसको लगाते हैं जिससे कि जो स्पर्म निकले वो पेनिस में ही रह जाए, वेजाइना में इंटर ना करे, सर्विस में इंटर ना करे। तो ये सिंपली बात है कि पेनिस पे लगाइए और मतलब स्पर्म को ओवम से जाने के लिए रोक दीजिए। अगला है सर्विकल कप, ये लगाया जाता है आपके सर्विक्स में। ये कह सकते हैं कि कोई भी लगा सकता है, कोई भी मतलब कि फीमेल लगा सकती है। कहां पे लगाते हैं? सर्विस में लगाते हैं। ये कप तरह होता है, ये भी सेम काम करता है। ये भी क्या करता है? स्पर्म को ओवम जाने नहीं देता है। अगला है हार्मोन मेथड। हार्मोन मेथड में इसमें दवाइयां आती हैं, तो पिल्स कहते हैं, गोलियां कहते हैं। पहला है ओरल पिल्स, मतलब आप इसको खाते रहेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, छोड़ देंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब देखिए इमरजेंसी पिल्स क्या होता है। सोचिए कि अब तो मान लीजिए कि अब 3 दिन के अंदर, कहते हैं कि 72 घंटा लिखा, अच्छा 72 आवर्स के अंदर अगर आपको लगा कि भाई नहीं तो स्पर्म वेजाइना में प्रवेश कर गया है या फिर ओवम के पास चला गया है, तब आप इमरजेंसी पिल्स को लेते हैं, जिससे कि वो क्या करता है, जो हमारा कोशिका है, जो सेल्स है, उसको डिवीजन को रोकता है और उसको बाहर निकाल देता है, जिसे इमरजेंसी पिल कहते हैं। क्या होता है कि ये तो है रोकने के लिए, लेकिन अगर हो जाए, अगर इंटरमीडिएट समय क्या हो जाए, स्पर्म चला जाए, उसको रोकने के लिए होता है इमरजेंसी पिल्स, इसका नाम है आई पिल। अगला हमारा मेथड है वो है आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, मतलब कि यूट्रस के अंदर फीमेल में स्पेशल लगाने वाला क्या होता है, मेथड होता है, चीजें होती हैं, जो कि एक खास चीज यहाँ पे ये है, ये डॉक्टर के सलाह पे ही लगाना चाहिए। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं या नर्सेज होती हैं उनके द्वारा लगाया जाता है, ये अपने से लगाया नहीं जाता है। जैसे कि कॉपर टी, आप नाम सुने होंगे। कॉपर टी टी आकार का एक क्या होता है, टी आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपके कहां लगता है, यूट्रस में लगता है। और इससे कॉपर टी से, देखिए कॉपर टी में दो शब्द है, कॉपर और टी शेप का होता है और कॉपर निकालता है, क्या करता है, कॉपर रिलीज करता है, और कॉपर के रिलीज होने से स्पर्म का काउंट, स्पर्म मर जाते हैं। ठीक है, ये खुद लगाते हैं, ये डॉक्टर लगाते हैं। अगला है सर्जिकल मेथड, ये तो हमारा क्या है, टेम्पररी है, आप इनको छोड़ देंगे, फिर से प्रेगनेंसी हो सकता है। परमानेंट के लिए आप सर्जरी कर सकते हैं। सर्जिकल मेथड जो है ये परमानेंट के लिए है। क्या है, परमानेंट के लिए है। इसमें थोड़ा अपवाद भी आता है। देखिए दो मेथड लिखा हुआ है, एक है वैसेक्टोमी, एक है ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी मतलब वैक्स मतलब होता है नस, पतला नली, और ट्यूब मतलब होता है नली, जो मोटा सा नली होता है वो नली होता है। तो जो वैसेक्टोमी होता है ये होता है पुरुष में। किसमें होता है, पुरुष में होता है। जो शुक्र वाहिकाएं होती हैं उसको काट के बांध दिया जाता है, क्या कहता है, बांध दिया जाता है, बात खत्म, उनको काटिए, बांधिए, ये होता है वैसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी होता है ट्यूब को, फिलोपियन ट्यूब के काट को बांधने की प्रक्रिया कहते हैं फिलोपियन ट्यूब, ये स्त्री में होता है। और एक और बात ध्यान रखिए, अपवाद कैसे है, तो अपवाद इसलिए है कि हम जब चाहे तब डॉक्टर की सहायता से जो बांध के रखे हैं उसको हम हटा देंगे और जोड़ देंगे, तो फिर से ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। पर आप चाहते कि ये गलती ना हो, वो कभी करना ही नहीं है, तो आप सीधा सीधी क्या कर सकते हैं, चाहे आप टेस्टिस हो या फिर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, उसको ही बाहर निकाल सकते हैं, तो वो परमानेंट होगा, वो रिवर्सेबल नहीं है। ये रिवर्सेबल है, लेकिन हाँ ये परमानेंट है, इनके तरह टेम्पररी नहीं है, कि थोड़ा सा मिस्टेक है। रिप्रोडक्शन के लिए कार्यक्रम चला सरकार द्वारा, और ये है फैमिली प्लानिंग जो सरकार ही देती है। कुछ टेम्पररी हमारे लिए सॉल्यूशन है जो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सबसे सेफ जो कहा जा सकता है, बिना कोई खर्चा का, बिना कोई टेंशन का, बिना किसी चीज का रिस्क हुए, वो होता है कॉन्डोम। इसमें करना कुछ नहीं होता है, आप पेनिस पे उसको लगाइए,
उसके बाद क्या हो जाएगा ना, इंटरमेसी से पहले प्लेस पे लगाइए, जिससे कि स्पर्म अंदर नहीं जाएगा और प्रेगनेंसी नहीं होगा। इसमें खतरा कम है, बीमारी से आप बच सकते हैं। एसटीडी होता है, क्या होता है? एसटीडी। एसटीडी उसको कहते हैं जनन द्वारा जो भी रोग होता है उसे एसटीडी कहते हैं। तो आप इससे भी बच सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ भी करते हैं, सर्कुलर कफ लगाते हैं या फिर आप नेचुरल विधि करते हैं, कुछ भी कर लें आप बीमारी से नहीं बच सकते हैं। पर कॉन्डम एक ऐसा प्रक्रिया जिससे आप बीमारी से भी बच सकते हैं। बाकी आपको कुछ 5 साल 10 साल 20 साल ऐसे करना है तो वो आप ये कर सकते हैं, जो मतलब परमानेंट भी हो सकता है और रिवर्सिबल भी है। और एकदम परमानेंट के लिए आपको पूरा ये बाहर ही निकाल देना होगा। ठीक है, अब हम देखो अब स्टडी पढ़ेंगे भाई। स्टडी एक यौन जनित रोग है जो कि यौन से आधारित रोग है, जिसको यौन से फैलता है, रिप्रोडक्शन से ही फैलता है। देखते हैं कैसे क्या है। एसटीडी मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब कि सेक्सुअल से मतलब सेक्स के जरिए क्या होता है, ट्रांसमिटेड होता है, ट्रांसफर करता है डिजीज, रोग। मतलब वैसे रोग, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जननांगों से फैलने वाला रोग। एसटीडी मतलब जननांगों से फैलने वाला रोग, जिसमें आता है एड्स, गोनेरिया, सिफिलिस। एड्स एचआईवी वायरस से होता है। अगर किसी को एड्स हो गया है तो उसका सेवन करने से कोई बीमारी ठीक नहीं होगा। उसमें किसी बार कोई बीमारी हो गया है, खांसी हो गया है, जुकाम हो गया है, हाथ कट, कुछ भी हुआ है, वो ठीक नहीं होगा। इम्यूनिटी एकदम लूज कर देता है। और ये वायरस से होता है और इसका फैलने का कारण है सेक्सुअली जो ज्यादा देखने को मिलता है। अगला है गोनेरिया और सिफिलिस। सिफिलिस में जलन वलन होता है थोड़ा बहुत। देखिए इसमें लक्षण क्या क्या है। लक्षण है पेशाब में जलन होगा, अक्सर सिफिलिस में होता है। जननांगों में घाव हो सकता है, बुखार हो जाता है, कमजोरी हो जाता है। ठीक है, ये इसके लक्षण है। हम बचाव कैसे कर सकते हैं? तो पहले बात, साफ सफाई करके, क्या करेंगे, साफ सफाई करके अब अपने आप को साफ रखना है। ठीक है, समय पे इलाज करना है। कुछ आपको कुछ लक्षण दिख जाए, थोड़ा भी लक्षण आपको दिख रहा है तो इलाज कराइए। और अगर ये सब ना होना चाहते हैं कि अगर आपको एड्स जैसी भयानक बीमारी ना लगे तो आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ है और सुरक्षित है, वो बताया है। अगला है, मान लीजिए इस बीमारी की वजह से या किसी इस तरह किसी और बीमारी की वजह से और किसी चीज की वजह से क्या हो रहा है, इनफर्टिलिटी, बांझपन हो जा रहा है। मतलब कोई दंपति कोशिश करने के बाद भी प्रेगनेंसी न होना, प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, गर्भधारण नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं इनफर्टिलिटी, मतलब बांझपन कहते हैं। कारण क्या हो सकता है? तो कारण हो सकता है पुरुष में स्पर्म की कमी, स्पर्म ही ना बने या उसका कमी हो जाना। अगला, उच्च आयु। अगर आपका एज बढ़ा है, अगर अब जानते हैं कि एज बढ़ने के साथ हम लोग का शरीर कमजोर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एज हो गया है तो आपका ओवम ना बने, या हो सकता है कि स्पर्म ना बने, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। उच्च अगर आयु हो गया है फिर भी बांझपन की स्थिति आ सकती है। अगला है फिलिपियन ट्यूब में ब्लॉकेज। मतलब कि अगर फिलिपियन ट्यूब में कोई गड़बड़ी हो गया है, किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो गया है, किसी प्रकार का रुकावट हो गया है, तब भी आपका बांझपन आएगा। हार्मोनल प्रॉब्लम, हार्मोन से भी हो सकता है कि आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन से काम ना कर रहा हो, एग ना बन रहा हो, टेस्टोस्टेरोन से काम ना कर रहा हो, तो ये दिक्कत हो सकता है। अगला इसका इलाज क्या हो सकता है? तो अब टेक्नोलॉजी आ गया है, सबका इलाज मुमकिन है। पहला इलाज है आईवीएफ। नाम सुनेंगे आप लोग, पहले ही बताए हैं आईवीएफ। इसका हम लोग सिंपल प्रोसेस जान सकते हैं, टीटीबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। मतलब कि एक मेल का स्पर्म ले लीजिए, एक फीमेल का क्या कर दीजिए, ओम ले लीजिए, दोनों को ट्यूब में मिला दीजिए और फिर वहां पे स्थानांतरित कर दीजिए यूट्रस में। तो ये होता है हमारा टीटीबी कहलाता है। और ये कब होता है? तो अगर हाँ, ये कब होता है? होता यही है फिलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज के कारण। फिलोपियन में ब्लॉकेज हो गया है या फिर पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा है, ये सारी समस्याएं हो तो टीटीबी अधिकतर मात्रा में होती है, अधिकतर केस में देखा जाता है। अगला है आईसीएसआई। ये जो तकनीक है, इसमें क्या होता है कि स्पर्म को डायरेक्ट ओवम के केंद्र में पहुंचा देते हैं। मतलब उठा लिए स्पर्म को और उसको डायरेक्ट हम ओवम के में ही क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसे कहते हैं, ये वाले जब प्रक्रिया है वो कहते हैं आईसीएसआई। अगला है गिफ्ट और जिफ्ट है।
ये भी सेम ऐसी प्रक्रिया होती है जैसे ऊपर वाले हैं। इसमें बाहर लाते हैं, फिर उसको मिलाते हैं, इम्प्लांट करते हैं, किसी और का ओवम लेके हम लोग उसमें इम्प्लांट करते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, तो उतना कुछ है नहीं, दिक्कत नहीं है। अगला है सेरोगेसी। सेरोगेसी आप ना, सेरोगेसी मदर होती है। सेरोगेसी मतलब कि अगर किसी महिला का क्या हो, यूट्रस सही ना हो, यूट्रस ही सही ना हो, तो हम किसी और महिला को कन्विंस करके लीगली तौर पे हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने बच्चे के पालन के लिए। तो कहते हैं सेरोगेसी कहते हैं, मतलब कि स्पर्म मेरा हो, वह मेरा हो, बट उसमें जो बच्चा पले वो किसी और के बॉडी में हो, तो कहते हैं सेरोगेसी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखते हैं एमटीपी। एमटीपी एक ऐसी प्रक्रिया है, एक टर्म है जिससे जो हम अनचाही, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको खत्म कर सकते हैं, जो सरकार लीगली तौर पे कराता है कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भ जो हुआ है इसको हम समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, भारत में लीगल है। और ये कुछ तौर मतलब कि कुछ उपाय में या कुछ लीगली तौर पर हो सकता है, जैसे कि क्या हुआ हो, रेप हुआ हो, या फिर कोई अंदर अंदरूनी प्रॉब्लम हो, माँ बच्चे को जन्म देने में असहमत हो, मतलब असमर्थ हो, इस परिस्थिति में क्या हो सकता है, हमारा प्रेगनेंसी जो ये एमटीपी हो सकता है। एमटीपी 20 सप्ताह के अंदर करना सेफ होता है, कहीं कहीं 24 सप्ताह भी चलता है। अगर इससे ज्यादा हो गया है तब शायद थोड़ा मुश्किल हो, पर अचानक जनसंख्या का बढ़ जाना क्या होता है, कैसे बढ़ता है, तो जो जन्म दर है वो तेजी से बढ़ता है, एकदम हाई होता है, एकदम तेजी से जन्म दर के बढ़ने से हो जाता है। एक और बात है कि अगर किसी दंपति का शादी कम आयु में हो गया है तो जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है वो जल्दी शुरू हो जाएगा, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि होगा, जन्म दर बढ़ेगा। और इस सबका कारण क्या है, शिक्षा में कमी। तो शिक्षा कमी सबसे बड़ा कारण है जिससे कि हमारा जनसंख्या विस्फोट होता है। समाधान क्या कर सकते हैं, समाधान यही कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग, जो आपको बताए थे पहले ही ऊपर बताए हैं पहले कि फैमिली प्लानिंग क्या है, जिसमें अवेयरनेस होना चाहिए इंसान में कि पॉपुलेशन से क्या होता है, अगर बढ़े तो क्या हो जाएगा, सुखी परिवार कैसा होता है, जैसे कि नारा दिया गया था हम दो हमारे दो, तो उसको फॉलो करना चाहिए। तो अवेयरनेस होना चाहिए। साथ में हम कर सकते हैं, कब आता है वो बताए हैं। साथ में आईयूडी एक डॉक्टर से सलाह किया गया है, तो डॉक्टर लगाते हैं और ये कई महीनों तक, कई सालों तक चलता है, जैसे कि 5-6 साल तक जो कॉपर टी होता है वो किसी बॉडी में रहता है, कोई ज्यादा हानि नहीं होता है। पर हाँ, ये खुद लगा सकते हैं डॉक्टर के सलाह पर, और डॉक्टर इसे लगाते हैं। और सेक्स एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अभी 12th में हैं, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम आज जान जाएंगे तो शायद ये गलतियां ना करें, इसकी जरूरत ना पड़े। कारण कि जब सेक्स एजुकेशन रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इसमें नहीं आता है, 2-4 टॉपिक है, पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है पहले बताए हैं। उसके बाद है आईयूडी, जो कि मेडिकल टर्म है, जो डॉक्टर के सलाह पे लगाया जाता है। अगला है इनफर्टिलाइजेशन, बांझपन, वो कैसे होता है, क्यों होता है, कारण क्या है, वो जानना। आईवीएफ से क्वेश्चन आता है, आईवीएफ में टीटीवी क्या है, उसमें क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें पूछते हैं। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्वेश्चन आते हैं, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए हैं, कैसे इसको रोकना है या क्यों जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम लोग का जो यूनिट 1 था रिप्रोडक्शन, फाइनली ये खत्म हुआ, और कल हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर पूरे यूनिट का क्वेश्चन को लेके आएंगे और समझेंगे कि क्या कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से क्या क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।